नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। केवल 4 महीने का इंतजार है और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो गया है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने पेश कर रहा है। खबरों की धार वही है, रफ्तार वही है। हर खबर पर अंदाज अलग होगा, लेकिन लगातार हम आपको दिखाएंगे और रोजाना शाम 7 बजे आपको हम दिखाएंगे चुनावी खबरों के 7 समीकरण। कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, दिखाएंगे आपको। किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, ये भी आपको बताएंगे। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला है, ये भी आपको समझाएंगे। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। तो आज यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आई जब सपा ने 2022 के रण के लिए अपना पहले साथी का ऐलान किया, जिसे चुनाव का बड़ा दांव माना जा रहा है। भाजपा से नाता तोड़ने के बाद लंबे वक्त से नया सियासी हमसफर ढूंढ रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को आखिरकार नया ठिकाना मिल गया। आज ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इन तस्वीरों में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच दिख रही गर्मजोशी ने पहले ही बयां कर दिया था कि गठबंधन को लेकर सपा और सुभाषपा के बीच बात बन गई है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने वो तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अब की बार भाजपा साफ, समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर आए साथ। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन बचे 4। और इस मुलाकात के थोड़ी ही देर के बाद ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा से अपने गठबंधन का खुद ऐलान कर दिया। तो देखिए, मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे, 3 लोग इस फ्रेम में नजर आ रहे हैं और गठबंधन पर बात हो गई है। और ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट भी किया कि अब भाजपा के दिन चंद बचे हुए हैं और सपा और सुभाषपा मिलकर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आओ हम सब लोग मिलकर के इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ा जाए। तो हमने भी उनके सामने 27 अक्टूबर को न्योता दिया है कि मऊ जिले के हल्दरपुर मैदान में भाग्य विधाता जो हमारे हैं उनके सामने हमने एक महापंचायत, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत रखा है। आप वहां चलिए, उन्हीं के सामने इन बिंदुओं पर, ताकि उनको भी भरोसा हो कि हमारा नेता जो कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। हम कमरे में नहीं, हम जनता के बीच में फैसला देने के लिए आज उनको न्योता दिए। भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है। सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग मिलकर के 27 अक्टूबर के बाद हम लोग आएंगे, फिर बैठ करके सीटों का समझौता हम लोग बातचीत तय कर लेंगे। एक सीट भी नहीं देंगे तब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की अहमियत को पहचान कर उन्हें पाले में लाया था, लेकिन 2022 के चुनाव में राजभर अखिलेश यादव के साथ खड़े हो चुके हैं। इसके पीछे वजह क्या है, जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। दरअसल यूपी में करीब 4% राजभर वोट हैं। करीब 22 सीटों पर राजभर वोटर्स का प्रभाव है और इसमें ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की हैं। राजभर ने 27 अक्टूबर 2002 को अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन 15 साल में उन्हें कभी जीत हासिल नहीं हुई। 2017 में ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और पहली बार उन्होंने जीत का स्वाद चखा। 2017 में ओम प्रकाश राजभर ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिला था। हालांकि कुछ वक्त बाद ही राजभर और भाजपा के रिश्तों में कड़वाहट आ गई और उन्होंने मंत्री पद से
इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अखिलेश यादव से गठबंधन की गांठ बांधने वाले ओम प्रकाश राजभर कुछ दिनों पहले भागीदारी मोर्चा संघ बनाकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा कर रहे थे। हालांकि कई महीनों की कवायद के बावजूद जब दोनों के बीच बात नहीं बनी तो ओम प्रकाश राजभर कई बार गठबंधन को लेकर अलग अलग बयान देते हुए नजर आए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से गलबहियां करने वाले ओम प्रकाश राजभर का आखिरकार अखिलेश यादव से गठबंधन हो गया। लेकिन सपा और सुभाषपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी फॉर्मूला तय होना बाकी है, जिसका ऐलान ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर को करने की बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि तमाम छोटे दलों को मिलाकर जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, अब उसका क्या होगा। लेकिन राजभर का कहना है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा बरकरार है। आज जिस तरीके से इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ जाने का ऐलान किया, राजभर जी अभी तो 2 दिन पहले आप कह रहे थे कि बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, संकेत दे रहे थे, बात भी हो गई थी। आज अचानक से अखिलेश यादव से मिलते हैं और कह रहे हैं कि अब सपा के साथ जाएंगे। मैंने ये कहा था कि दरवाजा अब सबके लिए खुला है। जो भी हमसे वार्ता करना चाहे, हमारा प्रस्ताव है, हमारा सुझाव है, उससे हम बात कर सकते हैं। तो प्रस्ताव हमने सबको दिया, उसमें अखिलेश जी ने उसको स्वीकार किया। बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग से भागीदारी संकल्प मोर्चा बीजेपी को सत्ता से बेदखल नहीं कर सकता। भाजपा गई है या भागीदारी संकल्प मोर्चा गया अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में? भागीदारी संकल्प मोर्चा वैसे भी है उसमें। 27 अक्टूबर मऊ में हल्दरपुर मैदान, वहीं आइए सब खुलासा हो गया। सीटें कितनी दे रहे हैं अखिलेश यादव? सीट का झगड़ा फगड़ा नहीं है भाई। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? डूबती हुई नैया जेके मारा कोई बजाए, हम तो न जाए। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल को बड़ी सौगात देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण कर दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। इस तरह से पीएम ने 280 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। लेकिन कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और राजकीय मेडिकल कॉलेज महज कुशीनगर के लिए सौगात नहीं, बल्कि इसे चुनाव से पहले पूर्वांचल को साधने के लिए भाजपा का बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि कुशीनगर एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ ही पूर्वांचल का बड़ा हिस्सा हवाई सेवा से जुड़ गया है। तो ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने सौगात दी और सौगातों पर हालांकि विपक्ष सियासत कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आप और हम इस बात के साक्षी हैं कि बढ़ती हुई इन सुविधाओं के बीच अब एयरपोर्ट पर भारत का सामान्य मानवी ज्यादा दिखने लगा है। मध्यम वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोग अब हवाई सेवा का लाभ लेने लगे हैं। उड़ान योजना के तहत यहां उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी में नए एयरपोर्ट्स, इससे फ्लाइट हो चुकी है। 8 एयरपोर्ट से तो फ्लाइट शुरू हो चुकी है। 8 या 9, इसके साथ 9 यानी 8 हो चुकी है, आज 9वीं। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद जेवर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती में भी नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। मुझे बताते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि 1947 से लेकर के 2014 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरा वाराणसी का एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी उस समय मात्र 15 से 16 स्थानों के लिए थी। प्रदेश का 9वां एयरपोर्ट है जो फंक्शनल होने जा रहा है, पूरी तरह फंक्शनल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश इसके साथ ही 75 गंतव्य स्थानों पर वायु सेवा के साथ सीधे जुड़ जाएगा और उड़ान योजना के अंतर्गत जो लाभ हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है।
और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूपी सरकार पूर्वांचल में विकास की बड़ी तस्वीर बता रहा है, लेकिन इसे लेकर अब भाजपा और सपा के बीच पलटवार शुरू हो चुका है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही अब विकास के मुद्दे पर सपा और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आज कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ सपा ने भाजपा पर हमला बोल दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने नहीं लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकिन अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई। भाजपाई याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। और अखिलेश यादव ने भाजपा पर बिना काम किए सपा सरकार के कामों का उद्घाटन करने का आरोप लगाया, तो अखिलेश के इस आरोप का जवाब खुद सीएम योगी ने। अब जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सकें। फीता काटने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, और पुरुषार्थ और परिश्रम हमने किया है, तो स्वाभाविक रूप से फीता भी हम ही काटेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से भाजपा पर हमले जारी हैं। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने निशाना साधा। नरेश उत्तम पटेल ने एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला से खास बातचीत की। सुनवाते हैं। कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नया एयरपोर्ट है उसका शुभारंभ किया। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उस पर तंज कसा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम है। नरेश जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, पर अखिलेश यादव ट्वीट करके तंज कस रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने सदैव अखिलेश जी के कामों पर अपने काम बता करके उनका फीता काटना, उनका उद्घाटन करना। 4.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री में चाहे मुख्यमंत्री में जो काम अखिलेश यादव जी ने किया, उन्हीं कामों को अपना काम बता रहे हैं। कुशीनगर के एयरपोर्ट की शुरुआत, उसके भूमि का प्रबंधन, उनके पैसे का इंतजाम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। जिस तरीके से अब सियासत हो रही, बार बार आप लोग कहते हैं कि शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, लेकिन जो सरकार रहेगी वो अधूरे कामों को तो पूरा करेगी। नहीं, अधूरे काम को पूरा करे, लेकिन उनको अपना काम न बतावे कि मेरा काम है। अधूरे काम तो हमने भी किए हैं, लेकिन हमने कभी दूसरे के कामों पर अपना टैग नहीं लगाया। चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी काम रहा हो, सारे काम माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने काम किए, उनको पूरा किया। किसी के छोड़े गए कामों पर माननीय अखिलेश यादव जी ने न कभी उनका शिलान्यास का शिलान्यास किया, न कभी उद्घाटन का उद्घाटन किया। मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हर दल अपने एक समीकरण साधने में जुट गया है। खासतौर पर कांग्रेस यूपी सरकार को नए मोर्चे पर घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। आगरा में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत मामले में कांग्रेस यूपी प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी आगरा के लिए रवाना हुई हैं। इससे पहले उन्हें आगरा एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने रोक लिया था, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने एक्सप्रेसवे पर ही पार्टी नेताओं के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया था। करीब 1 घंटे के बाद प्रशासन ने प्रियंका गांधी को 5 लोगों के साथ आगरा जाने की अनुमति दी। इसके बाद अब प्रियंका गांधी आगरा में अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने जा रहे हैं। मैम, क्यों रोक रहे हैं आपको? क्या इनसे पूछिए क्यों रोक रहे हैं? आपकी क्या बात हुई मैम? इसका मतलब है कि मैं लखनऊ में जिस घर में रहती हूँ उससे मैं बाहर नहीं निकल सकती। इसके पहले भी आपको रोका गया? और सिर्फ मैं ऑफिस तक जा सकती हूँ और वापस। अगर मैं कहीं और जाना चाहूँ तो ये लोग जाने नहीं देते। यहाँ पर रोकेंगे, अगला कदम क्या होगा? अब मैं तो जाऊँगी नहीं पीछे, मैं तो हटूंगी नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं तो मैं यहीं बैठती हूँ पूरी रात। देखिए, प्रियंका गांधी का साफ कहना है कि अगला कदम उनका यहीं पर बैठी रहेंगी। अगर पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया तो वो यहाँ से नहीं हटेंगी, और आज किसी भी सूरत में प्रियंका गांधी आगरा पहुंचेंगी और आगरा में जो मृत सफाई कर्मी है उसके परिवारीजनों से मिलेंगी। और चलिए पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल 17 अक्टूबर को पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। थाना जगदीशपुरा इलाके में चोरी का आरोप लगा। युवक पर 25 लाख रुपए की चोरी का आरोप था। सफाई कर्मचारी से पुलिस पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के दौरान आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में आरोपी सफाई कर्मचारी की मौत हो गई।
और उसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। लखनऊ से आगरा जाते समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सड़क दुर्घटना में घायल हुई लड़की की मदद की। प्रियंका गांधी ने लड़की का प्राथमिक उपचार कराया और फिर आगे के सफर पर रवाना हो गई। तो वो रास्ते में जा रही थी, एक दुर्घटना हुई। प्रियंका ने अपना काफिला रोका, प्राथमिक उपचार कराया लड़की का, उसके बाद वो अपने सफर पर आगे। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं और इस सियासत की अच्छी तस्वीर है और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि नेताओं के काफिले किसी की मदद के लिए रुक जाएं। लेकिन सड़क दुर्घटना में जो घायल लड़की थी उसकी मदद के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना काफिला रोका, मदद की और उसके बाद वो आगे निकले। बात करते हैं कि आज किस दल ने कहां पर रैली की और किस नेता ने कौन से जिले में संभाला मोर्चा। देखते हैं रैली रिपोर्ट। तो यूपी चुनाव में कई राजनीतिक दल हाथ आजमाने की कोशिश में है, जिसमें बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी शामिल है। जौनपुर पहुंचे एनडीए की सहयोगी वीआईपी पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने साफ कहा कि अगर उनकी मांगों पर बात होती है तो गठबंधन होगा। मुकेश सहनी ने साफ कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी यूपी की 165 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में निषाद समाज के विकास की कोई बात नहीं करता। इस दौरान उन्होंने संजय निषाद पर भी जमकर निशाना साधा। मुकेश सहनी के बयानों से उनके तेवर साफ झलके। मुकेश सहनी ने कहा कि यूपी में वीआईपी पार्टी जीते या हारे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 75 सीटों पर हुई विपक्षियों को हराने का कारण बने। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का एक हुजूम, एक पुराना पार्टी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, उसके साथ देखिए कि किस तरीके से हजारों का हजार संख्या में माता बहन, नौजवान, युवा साथी सभी ने वीआईपी पार्टी को अपना लिया है। और 2022 में जो 165 सीट पे चुनाव लड़ना है, ये आने वाले समय में बताएगा कि उत्तर प्रदेश का राजा कौन बनाएगा और किसको बनाएगा, वो निषाद समाज तय करने वाला है। अपनी पार्टी नहीं, वो अपने परिवार के लिए दुकान चला रहे हैं। चुनाव आने के समय में बड़े बड़े पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे समाज जो है और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो होता है निषाद नेता को खरीद लेता है, अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन मछुआरा कैसे जाल में फंसेगा? मछुआरा तो मछली हमेशा जाल में फंसाता है, भला मछुआरा कैसे जाल में फंसेगा? तो इसलिए किसी एक आदमी को फंसाने से काम नहीं होगा। समय बदल चुका है।